बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेड ट्रांसफॉर्म। अभी तक हमने जो सिग्नल, उसका सिस्टम, फिर उसकी क्लासिफिकेशन और उनसे मुंसलिक जो स्टेबिलिटी, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट इक्वेशन है उनको, ब्लॉक डायग्राम, फिर उसके डिफरेंट सब टाइप्स और उन सबको स्टडी किया और उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, और उनको इम्प्लीमेंटेशन मतलब किस तरीके से उनको करते हैं, उससे फिर डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 वो भी डिस्कस हो चुका है। अब आज हमारा है जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ये एक मैथमेटिकल टूल है और डीएसपी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसको यूं ही समझिए जैसे अगर आपको एसएनएस में याद हो तो हम जिस तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता था कि टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते थे, तो वो लेप्लास डोमेन होता था। तो लेप्लास डोमेन में हम हमारी जो चीज़ें सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, उसकी स्टेबिलिटी और उस तरीके से हमें काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मिलती है और उसकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। तो एग्जैक्टली डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में जो आपका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन है, जिसको हम यहाँ पे जेड डोमेन भी कहा जाता है, वो होती है थ्रू दी जेड ट्रांसफॉर्म। तो फिर आज हम पहले ये देखेंगे कि जेड ट्रांसफॉर्म करते कैसे हैं, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उससे सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन को होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफर फंक्शन और डिफरेंस इक्वेशन का किस तरीके से रिलेशन है उसको देखेंगे, और ट्रांसफर फंक्शन को इम्पल्स रिस्पॉन्स देकर चेक करेंगे किस तरीके से वो आउटपुट आता है। और फिर अगेन जब एक चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वहाँ पे हमने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लिए, तो उसको बैक टू दी फिर हमें लेके आना होता है टाइम डोमेन में। तो उसके लिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, उसके किस तरीके से होते हैं, क्या क्या तरीके, ये चीज़ें। फिर उसमें जो बाकी चीज़ें भी हैं, ट्रांसफर फंक्शन और उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना होता है। जिस तरह अगेन लेप्लास में हम, क्योंकि लेप्लास में भी तकरीबन सारी वही चीज़ें होती हैं जो हम जेड ट्रांसफॉर्म की भी वही चीज़ें जो लेप्लास की, जिस तरह रीजन ऑफ कन्वर्जन, स्टेबिलिटी चेकिंग करना, सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करना, उसके जीरोज एंड पोल्स एंड सारी चीज़ें ना, एग्जैक्ट वही चीज़ें ना आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो जेड ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग होगी तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये ओवरऑल है हमारे पूरे टॉपिक का। आज के लेक्चर का मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा आज ही हम कवर करेंगे, मगर ये जो अगले 3 से 4 लेक्चर टोटल मतलब इस टॉपिक्स में हमारा होगा, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये तो सिर्फ आउटलाइन थी। अच्छा, ये जनरल डिस्क्रिप्शन जेड ट्रांसफॉर्म है क्या? जेड ट्रांसफॉर्म इज एन इम्पोर्टेंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टूल फॉर डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग द डिजिटल सिस्टम। ठीक है, और ये बहुत ही डीएसपी साइड पे तो जेड ट्रांसफॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब मैटलैब में आपको एक लैब है एफआईआर, आईआर, फिल्टर डिजाइनिंग वगैरह, तो उसमें भी आप देखेंगे तो हम इस डोमेन में चीज़ें इंटर कर होते हैं। ठीक है, और इससे जो हमारा फिल्टर डिजाइनिंग और फिल्टर की एनालिसिस करना, डिजिटल फिल्टर्स के एनालिसिस करना में भी बहुत हेल्प मिलती है। उसके इसके लिए ही मैथमेटिकल ये टूल है। और अगेन इसका सेम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाता है। ठीक है, जिसको हम जेड डोमेन भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में और भी हैं, डीटीएफ, डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, और आगे वो लेक्चर्स भी हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का एक जस्ट ओवरव्यू। अच्छा, अब है हमारा हाफिज, आवाज आ रही है मेरी? हाफिज, अच्छा, जेड ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। अभी जेड ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या है कि किसी भी चीज़ को हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, मिसाल लो कोई ना कोई इसको इनपुट देते हैं तो उसके बाद आउटपुट आता है, तो जेड ट्रांसफॉर्म को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी सिग्नल है, मिसाल लो एक्स ऑफ एन हमने सिग्नल लिया जिसका हम जेड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कैपिटल, उसका जो रिप्रेजेंटेशन जो इस्तेमाल से हुई है उसको हम कैपिटल कर देते हैं, ब्रैकेट में एन का लिख देते हैं, तो इट मीन्स के ये एक ब्रैकेट में जेड, सॉरी यहाँ पे जेड, तो ये हमारा हो गया
z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। अच्छा, ये तो z इंडिकेट कर रहा है कि इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म होगा। तो बिना देखो जो z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो ये है। हम क्या करते हैं, जिस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था ना, तो वो इंटीग्रल बेसिस है, ये क्योंकि डिस्क्रीट है तो ये समीशन बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो सिग्नल होता है उसके साथ हम z माइनस एन मल्टीप्लाई करते हैं, और n की जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो माइनस एन से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होती है। ठीक है, और z जो है एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, z की एक जो है वो आगे आपको आ जाएगा, और थीटा वो आपको दिखाऊंगा। तो ये है इसका बेसिक फार्मूला। ठीक कि हम कोई भी सिग्नल हो उसको क्या करेंगे, z माइनस एन से करेंगे मल्टीप्लाई, और उसकी n की जो वैल्यूज होगी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ये एक जनरल फार्मूला है। अच्छा, अब क्योंकि हम जो है ज़्यादातर हमने अगर नोट किया हो कुछ लेक्चर्स में, हमने क्लासिफिकेशन में एक पढ़ा था ना, कॉजल सिस्टम्स, कॉजल सिग्नल्स, कॉजलिटी। वो एक्चुअली में उसको इंडिकेट क्या करता है, वो ऐसे जो पास और प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है, मतलब उसमें फ्यूचर जो है इनपुट्स नहीं होते। तो इस वजह से कॉजल सिस्टम जो है ना, प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम कॉजल सिस्टम होते हैं। तो उस पे ज़्यादातर एनालिसिस में हम कॉजल सिस्टम या सिग्नल्स को ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम जो होते हैं वो कॉजल सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब जेड ट्रांसफॉर्म कॉजल सिस्टम में क्या होगा, अगेन वही, क्योंकि वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा था, और कॉजल में हमेशा क्या होता है कि वो जो हमने पढ़ा है ना, n लेस देन 0 पे उनकी वैल्यू जो होती है ना 0 होती है, वो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जो लेस देन 0 पे, जो n लेस देन 0 पे उनकी सारी की वैल्यू 0 होती है, तो वो हम कहते हैं कॉजल सिस्टम। तो अगेन, तो n लेस देन 0 पे 0, तो मतलब जो फॉर्मली सिग्नल स्टार्ट होगा वो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। फर्क सिर्फ यहाँ पे आता है, बाकी वही फॉर्मूला है। जनरल फार्मूला से हमने z ट्रांसफॉर्म फॉर कॉजल सिग्नल्स जो देखा है वो ये फार्मूला बन जाएगा। और इसको एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं वन साइडेड z ट्रांसफॉर्म और यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म। ओके फवाद, आवाज आ रही है? ये तो हो गए जनरल फार्मूला इनके। ठीक, अच्छा ये जो है कुछ जो बेसिक हमारे सिग्नल्स हैं जिनका z ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का जिक्र है, और z इन सिग्नल्स का z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो z ट्रांसफॉर्म है इनकी ये रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। ये फॉर्म आई कैसे वैल्यूज, अगेन विद द हेल्प ऑफ वो जो z ट्रांसफॉर्म मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था उससे। अच्छा, अब ये ऐसे नहीं है कि सब टेबल देख के, अब इसको हम करेंगे भी। अच्छा, अब अगेन इसी तरीके से लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जिस तरह हमारा एक तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का टेबल था, और फिर दूसरा जो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज का टेबल था। एग्जैक्ट सेम वे में यहाँ पर जो z ट्रांसफॉर्म है, z ट्रांसफॉर्म का भी जो प्रॉपर्टीज, एक तो उसका हो गया जो बेसिक उसके सिग्नल्स हैं, जो कॉमनली सिग्नल्स हैं, उनका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो ये लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये आपको इसलिए हेल्प करेंगे कि जब भी हम जो पहले तो बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल को यूजिंग द फार्मूला z ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम आते हैं तो हम हर एक पे वो डायरेक्ट जो है ना z ट्रांसफॉर्म का फार्मूला एग्जैक्ट वो नहीं लगाते, फिर क्या करते हैं हम उसको इन एलिमेंट्री सिग्नल्स के जो में सिग्नल्स, क्योंकि हमेशा सिग्नल जो भी बना होता है वो एलिमेंट्री सिग्नल्स का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है, तो हम यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड ये टेबल हम उनको डायरेक्टली ये वैल्यू लिखते जाएंगे। तो इसलिए ये टेबल बड़े हेल्पफुल होते हैं जब हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टेबल्स में जो बेसिक एलिमेंट सिग्नल्स आते कैसे हैं। अच्छा, इसमें जिक्र हुआ था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है?
या इसको हम क्या कहते हैं कि Z ट्रांसफॉर्म, the Z transform for every signal has an associated region of convergence. The region of Z domain for which the transform exists. अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, अब सपोज करें कि मैं ये, अब इसमें ये जो Z की कौन सी वैल्यूज होंगी जिस पे ये जो फॉर्मूला 1/Z, ये मैंने सपोज किया 1/Z एक कोई एक मिसाल आपका सिग्नल है, अब ये Z की कौन सी वैल्यूज पे ये सिग्नल एग्जिस्ट करता होगा और फाइनाइट वैल्यू होगा, मतलब कन्वर्ज हो रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यूज। अगर फॉर सपोज इसको मैं 0 लिख दूं तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट, तो ये कन्वर्ज नहीं हो रहा टू दी बाउंडेड वैल्यू, टू दी लिमिटेड वैल्यू, तो इसको ये वो हम उसको कहेंगे ये डाइवर्ज हो रहा है। मतलब आपको एक कन्वर्ज का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई ना कोई चीजें जो है ना एक पॉइंट की तरफ आ रही हो, और डाइवर्ज का मतलब है वो अवे जा रही हो। ठीक है, जो जनरल उर्दू में मतलब है, मिसाल दो ये एक पॉइंट है, अगर सपोज करें ये एक पॉइंट है, मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, अब एक वैल्यू मिसाल दो ये इस तरफ इसका बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम इसको परफॉर्म करें इस तरफ बढ़ती जा रही है, तो हम इसको कहेंगे ये कन्वर्ज हो रही है। अगर एक वैल्यू फॉर सपोज वो आपका सेंटर पॉइंट से किसी एक कंसंट्रेशन पॉइंट से अवे हो रही है, तो वो डाइवर्ज हो रही होती है। और जो अनबाउंडेड वैल्यूज होती हैं जिसका वैल्यूज इनफाइनाइट में चली जाती हैं, उसकी कोई भी वो क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट की तरफ नहीं बढ़ रही, तो वो आपका डाइवर्ज हो रही होती हैं। ठीक है, और यही चीजें जो है नीचे भी लिखी हैं, सिंस द ट्रांसफॉर्म इज एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगेन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें क्या लिखा हुआ था, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि Z ट्रांसफॉर्म जो एग्जिस्ट करता है वो मतलब जनरल फॉर्मूला में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरी एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो इट एग्जिस्ट ओनली फॉर दोज वैल्यू ऑफ Z फॉर व्हिच दिस सीरीज कन्वर्ज। अब उस इनफाइनाइट वैल्यूज में जो आपका जो कोई खास सिग्नल, हर सिग्नल की कोई ना कोई सीक्वेंस होगी ना, वो किसी एक कन्वर्ज हो रहा होगा, तो उन Z ऑफ वैल्यूज के लिए हम उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये जब मैं इसको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो और भी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ऑल द वैल्यूज ऑफ Z that makes the summation exist form a region of convergence in the Z transform। ठीक है, तो वो वैल्यूज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म जिनका समीशन जो है वो एक Z डोमेन में कोई ना कोई एक क्या कहते हैं कंसंट्रेशन की पॉइंट की तरफ जो बढ़ रहे हो, तो उसको हम ROC कहते हैं। while all other values of Z outside the ROC will cause the summation to diverge। मतलब डाइवर्ज होना, दूर हो जाना, वो किसी एक पॉइंट पे कंसिडर नहीं कर रहे होते, तो वो हमारा नहीं कहलाता रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जी हाफिज फवाद। ओके, तो अब हम एक पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक सिंपल इम्पल्स पे कि इसका Z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। ठीक है, तो हमारा सिग्नल क्या है, डेल्टा एन। डेल्टा एन हमारा क्या होता है, इम्पल्स। ठीक है, अब इस पे Z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x of z is equal to n is equal to 0 to infinity समीशन डेल्टा n, मतलब यहाँ पे x of n होता है, तो x of n हमारा यहाँ पे क्या है, डेल्टा n है। z पावर माइनस n इज इक्वल टू डेल्टा, ये अब यहाँ तक हमने फॉर्मूला पुट वैल्यू हमारे डेल्टा n पुट कर दी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जहाँ पे अगेन डेल्टा n को जो सिग्नल है जिसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या होती है, वो ये कि डेल्टा n जो है वो सिर्फ कब वन होता है, जब आपके पास n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब जाके ये वन होता है, और बाकी हर वैल्यू पे वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर हम मतलब यूं हुआ कि सिर्फ डेल्टा 0 पे ये जो है आपको 1 होता है, क्योंकि n 0 हो जाता है। उसके अलावा बाकी जो भी 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3, सब पे 0 हो जाता है। ये है डेफिनेशन, और ये हम पहले भी करके आए। अब यहाँ पे आप सपोज करें n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये डेल्टा 0 बन जाएगा। बाकी डेल्टा n की कोई भी वैल्यू पुट करें, अब मिसाल लो ये एक्चुअल में यूं होगा, डेल्टा 0, ठीक है, प्लस डेल्टा 1 Z पावर
-1 और ये यहाँ पे z पावर -0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूले का z प्लस डेल्टा 2 एंड सो ऑन, मतलब आगे इस तरह बढ़ते जाए इन्फिनिटी तक। अगर हमें इंट्यूटिव एनालिसिस क्या है कि भाई क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पे डेल्टा की वैल्यू 1 है, बाकी सारी वैल्यू पे 0 है, तो इसका मतलब इनकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गए जितने भी टर्म्स रिमेनिंग है। बाकी बचा ये टर्म, इस पे डेल्टा की वैल्यू डेल्टा 0 पे 1 है और z पावर किसी भी नंबर के ऊपर पावर जब 0 आता है तो वो भी 1 हो जाता है, 1 into 1 तो 1। तो इट मीन्स कि आपके पास जो इम्पल्स है, अगर जो हम टेबल बनाए अपने पास खुद ही कि ये डेल्टा n है और इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो सिंपली इम्पल्स का जो है z ट्रांसफॉर्म 1 होगा। दूसरे लफ्जों में यूँ भी कह सकते हैं कि 1 को अगर हम अगर z ट्रांसफॉर्म का 1 है तो उसको आप जो है टाइम डोमेन में डेल्टा n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों चीजें। तो अच्छा, अब इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? अब क्योंकि अब मिसाल लो इसमें आप z की कोई भी वैल्यू पुट करो, मतलब z की हर वैल्यू पे आपके पास ये एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है पूरा इसमें जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो हर जो आउटपुट है आपका तो फिक्स है ना z ट्रांसफॉर्म का 1 डेल्टा n के लिए, मतलब z की कोई भी वैल्यू आउटपुट हमेशा फिक्स है। तो मतलब हम यूं कह सकते हैं कि आप इंटायर z प्लेन इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई भी वैल्यू z की मिसाल हो तो वो इसका हमेशा आउटपुट फिक्स है। तो ये सारी वैल्यूज जो है इंटायर z प्लेन उसके ROC में आ गया। अच्छा, अब क्या क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। वो क्या है कि पहले हमने इम्पल्स लिया, उसका z ट्रांसफॉर्म निकाला। अब हमने क्या किया, एक और जो है स्टेप आगे बढ़े और उसी इम्पल्स को डिले करके फिर देखा कि देखते हैं इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आता है। तो अगेन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 टू समीशन स्टार्ट होती है 0 से कहाँ तक पहुँचती है, इन्फिनिटी तक। एक्स ऑफ n की जगह हमारा डेल्टा n माइनस 1 आ जाएगा और z माइनस n इज इक्वल टू 0 हमारा एग्जैक्टली सेम वो आ जाएगा। अब यहाँ पर कैसे होगा, अब इस पार्ट को फिलहाल ध्यान से निकालें। अब ये देखें, इसको देखें, इस समीशन को ओपन करें, ओपन करने का मतलब है n की वैल्यू पुट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो पहले स्टार्ट करें n इज इक्वल टू समीशन ओपन करेंगे मतलब n इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डेल्टा माइनस 1 और z पावर माइनस 0, क्योंकि n इज इक्वल टू की जगह मैंने 0 पुट कर दिया दोनों। फिर मैंने क्या किया, समीशन का मतलब है सम, अगला फिर n की अगली वैल्यू आएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा, अब n इसकी जगह में जब 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये बन गया 0 और z, और n की जगह 1 पुट की तो ये बन गया z माइनस 1। अच्छा, फिर सिमिलरली इससे आगे वाली वैल्यू पुट की, डेल्टा n इज इक्वल टू 2, तो ये बन गया 2, अच्छा 2 माइनस 1 ये बन जाएगा 1, ठीक है, ये बन जाएगा 1 z पावर माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अच्छा, अब नोट क्या रहे हैं आप, अगेन डेल्टा की वैल्यू क्या होती है कि 0 पे डेल्टा 0 पे 1 होता है, बाकी माइनस में या प्लस में उन सब पे ये जो डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इट मीन ये टर्म भी 0 हो गया और रिमेनिंग जितने भी टर्म्स हैं ये सारे जितने भी होंगे वो भी 0 होंगे, क्योंकि वो उनमें वैल्यू या तो 1 2 या कोई ना कोई इस तरह की वैल्यू होगी जो कि 0 नहीं होगी, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास टर्म, तो हमारे पास जो टर्म बचा वो आपका बचा है डेल्टा 0, ठीक है, ये और डेल्टा 0 क्या होता है 1 1 इंटू आगे क्या है z ट्रांसफॉर्म, तो z माइनस 1 तो z माइनस 1
तो ये हो गया हमारा आउटपुट z-1। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने की बात है वो ये नोट करें कि हमने नोट किया होगा कि जब हमने डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म निकाला तो वह 1 निकला, जब उसको डिले किया तो वो z-1 हो गया। ये सिंपल 1 की डिले की वजह से। अगर 2 होगा, मतलब सवाल ये आपको दिया जाएगा 2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगा, डेल्टा n-3 होगा तो वैल्यू क्या होगी, n-4 होगा तो क्या होगी। ये जो है आप लोग सोच सकते हैं और क्या होगा, ऑब्वियसली बस जितना डिले आएगा यहाँ पे उतना ये z की वैल्यू आएगी यहाँ पे z-4 z-3। अच्छा, अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट 0, मतलब z प्लेन का जो हम बनाएंगे जहाँ पे z इज इक्वल टू 0 होगा वो एरिया छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है वो सारा हमारा जो है क्या होगा, इसके उसमें आ जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में। अब ये क्यों, क्योंकि 1/z करेंगे, z आप 0 पुट करेंगे तो 1/0 किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब आपका डाइवर्ज हो रही है वैल्यू, कन्वर्ज नहीं हो रही, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। हमें वो इनफाइनाइट की तरफ वाली वैल्यू वो काउंट नहीं होती, हमारे वही जो कन्वर्ज हो बाउंडेड होके कन्वर्ज हो रही हैं। तो इस वजह से जो ये है ना 0 के अलावा बाकी जो भी वैल्यू होगी वो आपकी जो 1 पुट करें, 2 3 4 5 जो भी पुट करें आप नोट करें तो वो जो है कन्वर्ज हो रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी मगर वो बाउंडेड होगी, लिमिटेड होगी, फाइनाइट होगी। आई बात समझ में। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। पहले हमने इम्पल्स लिया, इम्पल्स को z ट्रांसफॉर्म निकाला, फिर इम्पल्स में हमने डिले करके उसका z ट्रांसफॉर्म निकाला। अब इम्पल्स से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक और हमारा जो बेसिक लिमिट सिग्नल है वो है स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब जितना इम्पल्स, स्टेप, रैंप ये सारे हमारे जो सिग्नल्स हैं उसमें अब हम ये देखते हैं कि भाई जो आपके पास स्टेप सिग्नल है इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा और कैसे निकलेगा। निकलने का जो निकालने का इसको सॉल्व करने का तरीका है वो है सिंपल, आप जो है z ट्रांसफॉर्म का अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वही जो है हमारे पास कौन सा है, x of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity। ये हमारा z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। x of n की जगह क्या आएगा हमारा, क्योंकि ये u of n है, हमें इसका मालूम करें तो ये u of n आ गया और z माइनस n, z पावर माइनस n जो है फॉर्मूले का है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो ये एक्चुअली में हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, u of n क्या बता रहा है, u of n की वैल्यू अगर हम निकालें वो ये होता है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे आपकी वैल्यू इसमें 1 होती है और n लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये फार्मूला। तो इट मीन्स अगर n 0 और उससे बड़ा जो है इसकी वैल्यू 1 है तो वो उस वैल्यू को हम लिखेंगे z पावर n माइनस 1, z पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो वो हमें z पावर माइनस n ही मिलेगा, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो। अच्छा, और लिमिट में ऑलरेडी n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, से इन्फिनिटी, तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 0 से ये सिग्नल एग्जिस्ट ऊपर होगा तो एग्जिस्ट कर रहा है, उससे ऊपर वाली वैल्यूज पे ये z पावर माइनस n एग्जिस्ट कर रहा है। n लेस देन 0 है ही नहीं, अगर होता तो फिर ये ना आपके पास वो हम फिर भी चेंज करके लिमिट n इज इक्वल टू 0 ही करते ड्यू टू द u ऑफ n। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम ऑलरेडी एसएनएस में भी कर चुके हैं और मैंने पिछले इतने लेक्चर्स में भी चीजें कवर की हैं, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप कि ऑलरेडी होगी क्लियर। अब इसका क्या तरीका करना है सॉल्व करने का, वही कि आप n की वैल्यू 1 बाय 1 इंटर करते जाएं और सबमिशन ओपन करें, मतलब ये सबमिशन वाले साइन को ओपन करें। तो पहले n इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो n इज इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब है z पावर माइनस 0। ठीक है, तो
जो किसी भी सिग्नल के ऊपर वैल्यू नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर जब पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 आ गया, अगेन प्लस उसके बाद n z पावर -1 z पावर -2 प्लस z पावर -3 एंड सो ऑन करते जाएंगे। अब ये हमारी समीशन जो z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो अप्लाई करने के बाद समीशन ओपन की तो हमारे पास ये सामने इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इसको नोट करें तो हम जो सीरीज पढ़ते हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, उसका बहुत यूज होता है मैथमेटिक्स में, इनका काफी रोल है। डिफरेंट टाइप्स की सीरीज होती हैं, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक, ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उस सीरीज का ये उनमें से अगर नोट करें तो ये एक जियोमेट्रिक सीरीज बन जाती है, नजर आ रही होगी। जियोमेट्रिक सीन में क्या सीरीज में क्या होता है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, उसकी जो एक आपका बस उसमें फैक्टर होता है मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले के साथ तो सेकंड एलिमेंट आएगा, वो सेकंड एलिमेंट के साथ जो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर वो देखें तो ये जो है ना एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जिक्र भी हुआ, ज्योमेट्रिक सीरीज ये होती है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन करके, ये आपके पास ओके। तो इस सीरीज में अगर हम नोट करें तो a जो है हमारा वो ये 1 और r जो हमारा है वो z पावर -1 है। तो z पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा z -1। इससे नेक्स्ट टाइम अगेन z -1 से मल्टीप्लाई कराएं तो z पावर -2 एंड फिर इसके साथ z पावर -1 मल्टीप्लाई करवाएं तो z पावर -3 एंड सो ऑन, ये हमें आउटपुट मिलता जाएगा। अब ये तो हम इसको क्यों कर रहे हैं ऐसे, चलो ज्योमेट्रिक तो है मगर फायदा क्या है, क्योंकि ज्योमेट्रिक का हमें जो इनफाइनाइट सम का है ना, इनफाइनाइट तक जो आपके पास सीरीज होती है ज्योमेट्रिक का, उसका एक समीशन का फॉर्मूला है और हम वही समीशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो ये है कि इनिशियल वैल्यू अपान 1 माइनस जो आपका मल्टीप्लायर है, तो हम वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू मतलब जो फर्स्ट टर्म जो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है, मल्टीप्लायर है, यहाँ पे मल्टीप्लायर हमारा क्या है z माइनस 1 और फर्स्ट टर्म ये है, तो ये हो गया 1 अपान 1 माइनस z पावर -1, ये हमारा z ट्रांसफॉर्म हो गया u ऑफ n का। क्यों, ठीक है, इसी वजह से हम इसको कंपेरिजन करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट सम जो है उसका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक का ऑलरेडी हमारे पास मैथमेटिकली अवेलेबल, तो हम उसी को ही अप्लाई करेंगे। तो इसको z जो है अगेन इसको 1 अपान z करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो z -1 और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आए तो इसको ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये जो सिंपल आपके पास रीअरेंजमेंट की इसकी, तो ये आपके पास आ गया z ओवर z -1। तो जो आपके पास u ऑफ n की वैल्यू आई वो आई z ट्रांसफॉर्म में z ओवर z -1, मतलब अब कहीं पे भी हमें जो u ऑफ n को z ट्रांसफॉर्म में करना हो तो हम ये फार्मूला लिख लेंगे डायरेक्टली। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर इसका जो एसोसिएटेड इसका ROC रीजन ऑफ कन्वर्जन, तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी जहां पे ये जो है ना टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें हम z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 0, तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो मतलब इसका मतलब है जो आपके पास है 1 से ग्रेटर, 1 इंक्लूडेड नहीं है, अगर वो लिखा होता 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो फिर हम कहते हैं, मगर इनमें 1 इंक्लूडेड नहीं है।
1 से ग्रेटर, तो 1 को स्किप करके बाकी जो वैल्यूज हैं, मिसाल दो जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। कन्वर्ज उसमें हो रहा होगा, जेड डोमेन जो है कन्वर्ज हो रहा होगा, ठीक है। तो उसका जेड ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो है जेड मॉड्यूल, मतलब माइनस में प्लस में, उसको हमेशा प्लस में जाते हैं, वो वैल्यू जो है आपके पास ग्रेटर देन 1 हो। ओके हाफिज, आप इनएक्टिव हैं, आई डोंट नो कि आप हैं भी या नहीं, मगर कनेक्टेड हैं आप, मगर आपका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। अच्छा, अगेन हमने क्या किया इसमें, जो आपको इम्पल्स जे ट्रांसफॉर्म करके फिर उसका डिले का जे ट्रांसफॉर्म किया था, तो इसमें भी वही थोड़े से ना क्या है कि पहले डिले इम्पल्स का यूनिट स्टेप का निकाला, फिर यूनिट स्टेप में डिले किया। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, वही हेल्प लेंगे उस डिले वाले। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकालना कि जो डिले की वजह से क्या आया था, z-1, और इम्पल्स का जो अपना है, इसका यूनिट स्टेप का अपना क्या है, वो है 1/1 माइनस z-1। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये यूनिट स्टेप का आपके पास डिले में जेड ट्रांसफॉर्म आ गया। अगेन फिर जब ये चीज़ें आ जाती हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल, ये डिवाइड में है, -1 है तो मीन डिवाइड में आ गया, तो जेड जेड में कैंसिल, ये 1 जाएगा 1/z-1, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी वही सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है ना z-1 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी हमने देख लिया, थोड़ा सा इसको हमने फार्मूले से नहीं किया, मगर वो जो हमने पहले फार्मूले से निकाले हुए थे टर्म्स, उनकी हेल्प से हमने इनको सॉल्व किया। अच्छा, अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में तो हमने चलो बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स तो निकाल लिए, अब हम देखते हैं एक्स ऑफ एन जो है इन दी फॉर्म इस तरह का 1 5 2 इस तरह के सिग्नल के फॉर्म में हो, तो इसका किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक काम किया हुआ था ना पिछला, अब वो हमें हेल्पफुल हो गया, क्या कि हमें पता है कि हम जो है इस टर्म को इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स लिख सकते हैं, और ये हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। शिफ्ट डिले शिफ्टेड जो है ना, आप डिलेड इम्पल्सेस में हम इस सिग्नल को इजीली लिख सकते हैं, और ये हमारा उसमें आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब जब डिलेड इम्पल्सेस में आ गया, तो अब हमारे पास फायदा इसका ये हो गया, इसको हमने पहले उसमें कन्वर्ट किया डिलेड इम्पल्सेस में, अब इसका फायदा ये होगा कि इम्पल्स और उसका डिलेड इम्पल्सेस हमें दोनों हमने उसका निकाला हुआ है जेडो में, तो हम वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन डेल 1 को हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये n इज इक्वल टू 1 पोजिशन पे है, तो यहाँ पर 2 है, वो -1 मतलब इंडिकेट कर रहा है कि n इज इक्वल टू 1 पोजिशन पे जो है ना 2 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये टर्म आपको एक नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे, हाँ वो ये है कि ये n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, यहाँ पे देखें 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया, क्यों, ये 0 जो है आपके पास जो मल्टीप्लाई जब होगा तो वो 0 हर चीज को 0 कर देता है, तो प्लस में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू -3 के बाद 1 2 3 के बाद डायरेक्टली 5 आया, कि 4 वाला टर्म 0 हो गया। अच्छा, डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म ने क्या किया, 1। अच्छा, और यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट वो कोएफिशिएंट है, वो तो वही रखा, और डिले को जब हम इम्प्रेस कर रहे थे, जब n इज इक्वल टू, मतलब जिस तरह हमने किया था ना, हमने सॉल्व किया था डेल्टा n-1 पे, तो उसका आ रहा था z-1, और मैंने आपको कहा था कि जितना भी डिले आ रहा है वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो 2 तो वही फार्मूला आ गया, डिले कितना है 1, तो ये यहाँ पे z⁻⁻1 2 का आ गया।
प्लस 5 डेल्टा n माइनस 2, तो 2 डिले आ रहा है तो वही -2 z के पावर में लिखेंगे, और 5 ये किस में डिले आ रहा है, जब आपके पास इम्पल्स में आ रहा है, इस तरीके से। वैसे भी सिंपल तरीका होता है कि इस तरह की चीज़ों का जो ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट भी लिखना हो तो क्या करना होता है, बस ये डेल्टा n हो गया, इसके बाद z पावर -1, z पावर -2, 7 z पावर -3, एंड ये तो 0 हो गया, और ये 1 इंटू z पावर -5, ये हो गया हमारा इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से कोई भी सिग्नल हो, मिसाल लो, मेरे ख्याल में आप इजीली कर सकते हैं। और इसका ROC ओवरऑल, अच्छा ROC पे हम ये जो बता दूं, वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 को, और n इज इक्वल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो ऑलरेडी इनफाइनाइट है, वो डाइवर्ज है, और 0 पे ये वैल्यूज फिर इनफाइनाइट में चली जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा बाकी z की सारी वैल्यूज पे ये इसके ROC में आएगा। अच्छा, इसी नोएत का एक और प्रॉब्लम है, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, बल्कि एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम है, मगर इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस की हुई है। वो ये है कि जो हमारा सिग्नल पहले n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे मतलब इस पोजीशन में n इज इक्वल टू 0 था, अब वो जो है इस पोजीशन पे n इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये n इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो है -1 -2 हो गया, ठीक है। अब ये चेंजेस आ गए, तो इसका इम्पैक्ट z ट्रांसफॉर्म में क्या पड़ेगा, तो इसका भी वही है कि ये माइनस है, डिले तो है, मगर एक हो ना शिफ्ट डिले, दूसरा एडवांस, तो डेल्टा n -2, तो ये +2 हो गया, +2 डेल्टा n -1, ये -1 है यहाँ पे पोजीशन n की, तो डेल्टा n जो है फॉर्मूले का माइनस भी डिले की वजह से हम माइनस लिखते हैं, तो -1 जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये +1 हो जाएगा। अच्छा, सेम अप्रोच इसमें भी अप्लाई हो रही है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी n इज इक्वल 0, तो इट मीन डायरेक्टली 5 डेल्टा n आएगा, और यहाँ पर जो है आपके पास +7 डेल्टा n -1, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 1 पोजिशन पे, तो -1 हो गया, और ये टर्म हो गई नहीं 2, और ये डायरेक्ट 3 आ जाएगा, प्लस डेल्टा n -3, ठीक है। तो पहले तो हमने इसको कन्वर्ट किया इसमें डिलेड इम्पल्स में, उसके बाद डिलेड इम्पल्स का फॉर्मूला यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये डेल्टा n यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा +5 लिखेंगे, +7 डेल्टा n -1, तो z पावर -1, और यहाँ पे डिले 3 है, तो z पावर -3, तो ये डायरेक्ट हमने लिख दिया। इसको इसका भी रीजन ऑफ कन्वर्जन जो होगा वो आपके पास जो z इज इक्वल टू 0 के अलावा पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में इसका काउंट होगा, क्योंकि z इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो इसमें ये टर्म्स जो है इनफाइनाइट हो जाएंगे, ये तो 0 ही हो जाएंगे, मगर वो वाले टर्म इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये हैं प्रॉब्लम्स, हमने z ट्रांसफॉर्म को देखा डिफरेंट एस्पेक्ट से। अभी यहाँ पे और भी हमारे हैं प्रॉब्लम्स। अगेन एक और हमारा जो एलिमेंट्री सिग्नल है, जो वो उसका हम निकालेंगे
जेड डोमेन, और सिग्नल कौन सा है, ए पावर एन। ए क्या है, यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट है जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ए पावर एन क्या एक कांस्टेंट है हमारा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, ठीक है, हो सकती है। अब हम जनरली ऐसे सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर वही करेंगे कि इसका फायदा हमें क्या होगा कि फर्स्ट सपोज कि हमने ए पावर एन का जो है निकाल लिया, तो इट मीन जब मिसाल लो 4 पावर एन हो, 100 पावर एन हो एंड सो इस तरह का कोई भी सिग्नल हो, हम इस फार्मूले इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म निकला होगा वो डायरेक्टली उस हिसाब से एडजस्ट चीजें करेंगे, हमारे पास जेड डोमेन आ जाएगा। तो इसको भी दिखा दूं कि तो इसको हम क्या करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म के बेसिक फार्मूले से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको जनरलाइज फार्मूला आ जाएगा, फिर वो किस तरह हेल्पफुल होगा वो देखते हैं। बेसिक फार्मूला हमारा क्या है, एक्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी समीशन एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन, ठीक है। इसमें एक्स ऑफ एन हमारा क्या हो जाएगा, ए पावर एन यू ऑफ एन, ए पावर एन यू ऑफ एन। तो अब यहाँ पर नोट करें यू ऑफ एन का क्या होता है, यू ऑफ एन इज एग्जिस्ट करता है सिर्फ एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वैल्यूज के लिए, उससे नीचे वाली वैल्यूज के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू n की माइनस इंफिनिटी है, मतलब माइनस से ये फॉर्मूला, तो यहाँ वहां पर तो n एग्जिस्ट ही नहीं करता यू ऑफ एन, तो ये समीशन चेंज हो जाएगी यू ऑफ एन की वजह से, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो a पावर n u z n माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे z पावर माइनस n, ठीक है। ये सिर्फ u ऑफ n की वजह से जो है इम्पैक्ट पड़ा। अब n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हो गया, a पावर इन दोनों को नोट करें तो ये और z, इसके ऊपर भी a पावर n है और इसके ऊपर भी पावर n है, तो इसको हम दोनों को एक a z माइनस 1 कंबाइन करके पावर जो है ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम दोनों पे अलग अलग, इसका मतलब है दोनों पे पावर अलग अलग है, ठीक है। वो किया, तो अब इसका फायदा क्या हुआ, अगर इसको थोड़ा सा गौर करें, इसको फिर ओपन करते हैं, n इज इक्वल टू 0 पे ये a पावर दोनों 1 हो जाएगा, फिर a पावर z माइनस 1, फिर प्लस a पावर z माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब ये n की वैल्यू 1 2 3 4 करते जाएं, तो अगेन ये एक और ज्योमेट्रिक मतलब सीरीज बन जाती है। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज में इसका अगेन इनफाइनाइट समीशन का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होता है 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस जो आपका इसमें मल्टीप्लायर का आता है, और इधर मल्टीप्लायर क्या है a पावर z माइनस 1, ठीक है। तो 1 ओवर 1 माइनस a पावर z माइनस 1 ये मल्टीप्लायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया z ट्रांसफॉर्म इस सिग्नल का। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, z पावर को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा z ओवर z माइनस 1। ये कैसे बना, 1 ओवर 1 माइनस a z माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये 1 ओवर 1 माइनस a ओवर z, इसकी एलसीएम निकालेंगे तो ये z माइनस a हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के ऊपर जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये z ऊपर आ जाएगा, तो ये z ओवर z माइनस a, ठीक है। ये हमारा पास ओवरऑल जनरल फार्मूला बन गया। अब दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे कि इसमें a पावर n u ऑफ n इस तरह का सिग्नल कोई भी हो, उसका z ट्रांसफॉर्म निकालना हो, सपोज करें मैं आपको कहूँ 4 पावर n, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका z ट्रांसफॉर्म बहुत ही सिंपल हो जाएगा z ओवर z माइनस 4, क्यों, यहाँ पर a जो है वो माइनस में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो a से रिप्लेस कर देंगे, तो इसका z ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब हम आते हैं अच्छा, अब इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि a पावर z माइनस 1 जो है उसका मॉड्यूल जो है मॉडल होगा वो हमेशा लेस देन 1 हो, उस कंडीशन पे ये एग्जिस्ट करता है, और उसका जो ROC होगा मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस
ऑफ जेड, जेड की सारी वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन ए हो, ठीक है। मतलब अगर z इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगेन z a माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो z की सारी वैल्यू जो a से ग्रेटर देन हो ये उसकी ROC में आएंगी, ठीक है। अब जो भी a हो, मतलब 4 है तो इसकी ऑटोमेटिकली z ग्रेटर देन 4 बन जाएगा एंड सो ऑन, जो भी। तो इस वजह से कंडीशन ही a पे लगाई हुई है, ये इसके क्या कहते हैं ROC में आ जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में। तो इसी बेस पे एक और वही फार्मूला है जो हमने जनरल निकाला, उसी को यूज करेंगे, मगर उसकी प्रैक्टिस के लिए फार्मूला। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास -0.5 होल पावर एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। इट मीन यहाँ पर जो ए आपका है वो है ए इज इक्वल टू -0.5। तो जेड ट्रांसफॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या था, जेड ओवर जेड माइनस ए, ठीक है। तो ए यहाँ पे कितना है -0.5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो z ओवर z प्लस 0.05, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। अब ये कितना इजी हो गया, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, वो फार्मूला अप्लाई करते तो फिर इसका वो हम निकाले, जियोमेट्रिक निकाले, उसको सीरीज सम निकालते हैं सो ऑन, और हमने जनरल फार्मूला बना दिया और उस फार्मूले के हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट चीज जो है इसमें वो क्या है कि इसका आरओसी क्या होगा, आरओसी अगेन वो क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z which are greater than 0.5 are included in its ROC, ठीक है। अब ROC जो क्या है, जिस तरह S प्लेन होता है वहां पे, इस तरह यहाँ पे Z प्लेन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह जिक्र हुआ था कि Z जो है आपका कॉम्प्लेक्स है, वहां पे S होता था हमारा लेप्लास में, जो एक उसमें रियल वैल्यू और प्लस उसमें एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती थी, फिर उसका हम एक्स प्लेन बनाते थे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये R हमारा पोलर फॉर्म में होता है, ठीक है, Z ट्रांसफॉर्म। तो उसकी जो रीजन होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर आर वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 आर इंक्लूडेड इट्स आरओसी, इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एक और एग्जांपल है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन डिपिक्ट इन द फिगर। ये जो फिगर में आपके पास है ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इसका सिग्नल दिया हुआ है, इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्या करना होगा, अगेन इस सिग्नल को पहले इस ग्राफ से उस डोमेन में ले आए, वो जो डिलेड इम्पल्सेस हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्या एक्स ऑफ एन के कौन सा है, यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, और डेल्टा एन पे कितना है 2, तो इट मीन्स 2 डेल्टा एन, ये 2 डेल्टा एन, और फर्स्ट डिले पे कितनी वैल्यू है 1, तो प्लस डेल्टा एन माइनस 1, और यहाँ पे डिले कितना है 0.5, 2 एन इज इक्वल टू, मतलब 2 डिले पे 0.5 वैल्यू, 0.5 डेल्टा एन माइनस 2, ये हो गया। हमने इस पूरे 3 टर्म्स को इस डेल्टा में लिख दिया। अब यहाँ तक आ गया तो फिर तो मेरे ख्याल में इजी हो गया, आपको आइडिया होगा। जेन ट्रांसफॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप सबमिशन का साइन अप्लाई करें, जैसे भी हो। डायरेक्टली क्या होगा, डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है, तो 2 इंटू 2 1, ये 1 हो गया। डिलेड इम्पल्स का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड माइनस 1, और 0.5 कोएफिशिएंट सेम है, और जितना डिले हुआ उतना जेड पावर माइनस 2 में चला जाएगा, तो 0.5, और ये डिले कितना आएगा, जेड पावर माइनस 2। तो ये हमारा सिग्नल डायरेक्टली भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर वे आप समीशन वाला साइन के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये जो है बेसिक मतलब
सिग्नल्स का हमने किया। अब इसी तरीके से हमारे और भी एलिमेंट सिग्नल्स हैं, साइन, कॉस, इन सब का हमें इस तरीके से कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं इसके बाद, जैसा डेल्टा एन यू ऑफ एन ए पावर एन हमने निकाल लिया। इस तरीके से कॉस का, साइन का, ये सारों का जो है ना जेड ट्रांसफॉर्म इस तरीके से निकलेगा। वो जो हमने समीशन की, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के जो बैक एंड हमने फॉर्मूले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री के, सीरीज के, या जो भी फॉर्मूला जहाँ पे जिस जिस तरह के रिकॉर्ड होंगे और हम उसको लगाएंगे और वो उस तरीके से हमारे पास वो आउटपुट आ जाएगा। तो ये से टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मैंने आपके सामने ना 3-4 एग्जांपल्स ये जेड ट्रांसफॉर्म के बेसिक फार्मूला से करके दिखाए हैं और उसको इस तरीके से निकाल के दिखाए हैं। ठीक है, अब तो हमने जेड ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे काफी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज। जिस तरह लेप्लास किया था, लेप्लास की प्रॉपर्टीज थी, इस तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज व्हिच आर आल्सो वेरी हेल्पफुल व्हेन सॉल्विंग द डिफरेंट सिस्टम्स in transferring these systems in the Z domain are from Z domain to time domain. So अब वो प्रॉपर्टीज जो है कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। ठीक है, लीनियरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन वही है कि लीनियरिटी का मतलब क्या है कि भाई अब फॉर सपोज दो सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल x1 है, दूसरा x2 है। अच्छा, x1 का मतलब x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n, मैं डायरेक्ट x1 और x2 कह रहा हूँ। अब x1 का आपने जो z डोमेन निकाला है, एक पहले क्या करें, उन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली z डोमेन में कन्वर्ट करें। ठीक है, सपोज करें मैंने एक सिग्नल कोई भी डायरेक्ट में x1 ले रहे हैं, उसका z डोमेन निकाला। ठीक है, इंडिविजुअली, तो वो x1 ऑफ z और x2 ऑफ z हो जाएगा। दूसरा हम क्या करते हैं, ये तो होएगा एक पार्ट। दूसरा हम क्या करते हैं कि x1 और x2 दोनों को पहले ऐड करते हैं, मतलब टाइम डोमेन में ऐड करते हैं, फिर उनका कंबाइन जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ z ट्रांसफॉर्म आएगा। और अब यहाँ पे इन दोनों का इंडिविजुअली निकाला हुआ था, तो इंडिविजुअली निकाल के फिर लास्ट में इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सम करें, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हम कहेंगे ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब आप यहाँ तो टाइम डोमेन में सिग्नल को ऐड करके जेड ट्रांसफॉर्म लें, उसका जो भी आंसर है, और यहाँ दूसरे तरीके आप जो है इंडिविजुअली दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म लें और फिर सम करें, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, और इसको ही हम कहते हैं लीनियरिटी। और लीनियरिटी की ये प्रॉपर्टी जो है जेड ट्रांसफॉर्म फॉलो करता है। ठीक, और इससे ये बड़ी एक हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, इससे हमें काफी प्रॉब्लम जो है इजी हो जाए सॉल्व करने में। ठीक है, और यही वजह है कि जो ग्राफिकल सिग्नल जो है, मिसाल लो जहाँ पीछे जो हमने किया था अभी, हाँ यही इसकी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये एक पूरा सिग्नल है एक्स ऑफ एन, इसको हमने ब्रेक किया 3 डिफरेंट इम्पल्सेस में, और उनको हमने क्या किया है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म लिया। ये ड्यू टू दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अगर ये इसको फॉलो नहीं करते तो हम ये फिर नहीं हो पाता। इसको हम दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं, आप इसका इंडिविजुअली जेड डोमेन निकालें, इसका जेड डोमेन निकालें, इसका जेड डोमेन निकालें, तीनों का अलग अलग इम्पल्सेस का निकालें, और आखिर में उन तीनों का जेड डोमेन है वो जवाब निकालें। या आप तीनों को पहले टाइम डोमेन में ऐड करें, फिर जेड ट्रांसफॉर्म लें डायरेक्टली, फिर भी आंसर जो है आपका वही आएगा, और ये आपके सामने। तो इस वजह से जो है ना, ये पॉसिबल हुआ है कि हम जो है एक सिग्नल को डिफरेंट
बाइनरी या एलिमेंट्री सिग्नल्स में ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद हम उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं ड्यू टू द लीनियरिटी। अगर ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे होते तो फिर हम इसको ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। और ये लीनियरिटी से तो हमारा आस्था पुराना है, हम जो है ना इस प्रॉपर्टी को काफी पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे Z ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। सॉरी, ये जो है ना, ओके, अच्छा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे, तो लीनियरिटी को हमने जिक्र कर लिया। अब इसी के बेस पे ना हम एक प्रॉब्लम करते हैं जो वो लीनियरिटी की वजह से हम करते हैं। क्या हुआ, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, x of n is equal to u of n minus 0.5 and u of 0.5 whole power n whole power n u of n। ठीक है, अब ये सिग्नल जो है हमारे पास, इसमें अब हमें करना क्या है, हम अप्लाई करेंगे Z ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ Z ट्रांसफॉर्म वी है। अब लीनियर, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इनका इंडिविजुअली करके, मतलब Z डोमेन के, और उनका सम करूंगा तो तब भी आंसर वही आएगा जब इन दोनों को कंबाइन करके जो भी रिजल्ट है उसका मैं डायरेक्ट Z ट्रांसफॉर्म लूं। तो हम क्या करते हैं कि Z ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो इस पे भी हुआ, x ऑफ n का Z ट्रांसफॉर्म एक्चुअल किसके बराबर है, इस पे भी Z ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली अप्लाई होगा और इस पे भी Z ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा। तो x ऑफ n जो है आपके पास जो, अब ये देखो, पहले तो कंबाइनली इस पे Z ट्रांसफॉर्म लगाया हुआ है, ये देखें Z ट्रांसफॉर्म कंबाइन इस पे लगाया हुआ है, और दूसरे में क्या किया, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इस पे Z ऑफ n, ये Z अलग आ गया और इस पे अलग आ गया। तो आपके पास इसका हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि Z ट्रांसफॉर्म U ऑफ n किसके बराबर होता है, Z ओवर Z माइनस 1 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी है इक्वेशन का, और इसका हम भी निकाल चुके हैं कि जो भी यहाँ पर आता है टर्म वो वहाँ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी हम निकालेंगे, तो Z ओवर Z माइनस 0.5, तो इस इक्वेशन का Z ट्रांसफॉर्म ये हुआ। दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे, मैं इसको इजी और भी कर दूं कि जिस तरीके से हम Z ट्रांसफॉर्म ऑफ, सपोज करें इसको अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यूं समझेंगे Z ट्रांसफॉर्म ऑफ जो यहाँ पर x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 इज इक्वल टू Z ऑफ x ऑफ 1 प्लस Z ऑफ x ऑफ 2। आप इसको ऐसे समझ लें, ठीक है, मतलब आप इंडिविजुअली इनको ब्रेक कर सकते हैं ड्यू टू द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और ये बहुत हेल्पफुल है इस वजह से। अच्छा, इसी तरीके से एक और है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स है, मगर इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वैल्यूज चेंज है उससे प्रीवियस से। अब यहाँ पे क्या है, इसका इस पे Z ट्रांसफॉर्म अलग अप्लाई करेंगे, इस पे Z ट्रांसफॉर्म अलग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Z यहाँ पर एक्चुअल में दोनों का जो कैटेगरी वो एक ही में आता है कि A पावर n वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और उसका फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ ये है, यहाँ Z ओवर Z माइनस वो इक्वेशन खुद आ जाती है, बात सेम ही है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 3 सेम आएगा, Z ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई किया तो ये बन गया Z ओवर Z माइनस 2, जो है यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ पर आ जाता है, माइनस फार्मूले का माइनस, इसका कितना है Z ओवर Z माइनस ये कितना है 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया ओवरऑल Z ट्रांसफॉर्म इसका, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह के इक्वेशंस आज हमने जो है ना लीनियरिटी प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब किया, अभी भी और भी हैं। अभी मैं इसको आज का लेक्चर ना यहाँ पे लीनियरिटी तक एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो ज़रूर उस लेक्चर्स को देख लीजिएगा और मुझसे
डिस्कस कर लीजिएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको समझनी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बहुत ईज़ी है ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म। आपको बस टेबल्स के बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स के ज़हन में रख लें, टेबल्स उसके बनाए हुए हैं और वैसे भी वो होते हैं आपके पास, ओपन बुक एग्ज़ाम में भी होंगे और वैसे भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, वो कहीं से भी मिल जाएँगी। तो उनको रख के ज़हन में आप इन चीज़ों को सिग्नल को कोई भी सिग्नल हो उसका ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म निकालते हैं। और उसमें बल्क ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना बेसिक से लेके थोड़ा-सा लेवल ऐसे सब मुश्किल होता जा रहा है, तो वो सॉल्व हुए हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आपको इनसे एग्ज़ैक्ट नहीं मगर इनसे मिलते-जुलते कोई आएँगे। ख़ास तौर पर यही प्रॉब्लम है, इसको मैं क्या करूँ कि 3 पावर n कर दूँ, तो कैसे करना है? तो मेरे ख़्याल में आपको ईज़ी समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगी, इसके z पावर z माइनस a होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी मैनिपुलेशन होती है, मगर अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो वो मैनिपुलेशन को एडजस्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आई होप कि आज हमने ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म देखा। ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म के बेसिक एलिमेंट्री के 3-4 उनके ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म निकाला, फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, उसके 1-2 प्रॉब्लम्स किए। अच्छा, अब यहाँ पे टॉपिक एंड नहीं हुआ, अभी ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म की दूसरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स करेंगे, तो कुछ बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स और हैं, उनकी भी कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इनवर्स ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म, फिर वो ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म हम की हेल्प से जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाते हैं, तो फिर उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। वो हम जो है निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन, फिर उससे स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है लेक्चर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़ेड ट्रांसफॉर्म जो है एनालॉगस टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उसको तो कोई इशू ही नहीं होगा, वो इजीली कर जाएगा। ओके, फिर इस लेक्चर में आज तक यही है, और फिर ये लेक्चर मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।